चलिए आज एक ऐसे प्राचीन भारतीय विज्ञान की दुनिया में चलते हैं जो लगभग खो ही चुका था। ये एक ऐसा ज्ञान है जो समय को, आप यकीन नहीं करेंगे, आश्चर्यजनक सटीकता से मापता था, और वो भी हजारों साल पहले। तो शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान को समझना। समय ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करती है। ये एक बहुत ही साधारण सा लेकिन उतना ही गहरा विचार है ना? और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर समय अदृश्य है तो बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना घड़ियों या सैटेलाइट के प्राचीन भारत के विद्वान इसे लगभग परफेक्ट तरीके से कैसे माप पाए? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनकी सोच में। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। प्राचीन भारत में आप जानते हैं, समय को देखने का नजरिया आज से बिल्कुल अलग था। उनके लिए ये कोई सीधी रेखा नहीं थी जो बस आगे बढ़ती जाए, बल्कि एक लगातार चलने वाला ब्रह्मांडीय चक्र था। और ये सोच हमारे आज के नजरिए से कितनी अलग है। देखिए, जहां हम समय को एक सीधी लाइन में देखते हैं जो पास्ट से शुरू होकर फ्यूचर की ओर जाती है, वहीं प्राचीन भारतीय दर्शन में समय एक सर्कल था। सृजन, पालन, फिर विनाश और फिर से सृजन, और ये सिलसिला बस चलता रहता है अनंत काल तक। और इस सारी समझ का आधार है एक असाधारण ग्रंथ जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। अब ये कोई पौराणिक कथाओं की किताब नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन खगोल विज्ञान का एक बेहद सटीक साइंटिफिक मैनुअल है। जरा सोचिए, 1500 साल से भी पुराने इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। एक सोलर ईयर ठीक ठीक कितना लंबा होता है, ग्रहों की जटिल चालें कैसी हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगेंगे, ये सब कुछ इसमें गणित और ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिखा गया है। और इसकी सटीकता, ओहो, वो तो कमाल की है। जब आज के वैज्ञानिकों ने सूर्य सिद्धांत की गणनाओं को सैटेलाइट डेटा से मिलाया तो वो सचमुच दंग रह गए। ये 99.999% तक सटीक थी। मतलब एक साल की लंबाई की गणना में कुछ सेकंड से भी कम का फर्क। क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है? तो सवाल उठता है कि वे ये सब करते कैसे थे? उनके पास क्या उपकरण थे? जवाब बहुत सीधा है, प्रकृति ही उनकी प्रयोगशाला थी और प्रकृति ही उनके उपकरण। उन्होंने मशीनों के बिना समय मापने के शानदार तरीके खोज निकाले थे। उन्होंने सूरज की चाल पर नजर रखने के लिए धूप घड़ियां यानी सन डायल्स बनाई, पानी के बहाव का इस्तेमाल करके घटी यंत्र यानी वाटर क्लॉक्स तैयार की। कमाल की बात तो ये है कि एक साधारण छड़ी की परछाई को मापकर वे न सिर्फ दिन का समय बल्कि धरती का लैटिट्यूड और मौसमों का बदलना भी जान लेते थे। और तो और, कई प्राचीन मंदिर तो असल में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज की तरह काम करते थे। और इन सभी उपकरणों का एक बहुत बड़ा मकसद था, एक ऐसा कैलेंडर बनाना जो बिल्कुल सटीक हो। भारतीय कैलेंडर, जो चांद और सूरज दोनों के साइकिल्स पर आधारित था, इतना सटीक था कि त्योहारों से लेकर खेती और समुद्री यात्राओं तक सब कुछ उसी के हिसाब से तय होता था। लेकिन बात सिर्फ दिन, महीने और साल तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने समय को जिस पैमाने पर देखा, वो सचमुच में हैरान करने वाला है। मतलब छोटे से छोटे पल से लेकर अरबों सालों तक। सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं, त्रुटि। ये समय की इतनी छोटी इकाई थी जो एक सेकंड के भी कई हिस्सों में से एक है। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि कितनी ज्यादा मैथमेटिकल और सटीक थी। और अब चलते हैं पैमाने के दूसरे छोर पर, जो दिमाग को सुन कर देता है। जहां एक तरफ उन्होंने सेकंड के टुकड़ों को मापा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कल्प की बात की। एक कल्प यानी 4.32 अरब साल का एक चक्र। ये संख्या आज ब्रह्मांड की उम्र के वैज्ञानिक अनुमानों के दायरे में आती है, और ये सब बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप के हजारों साल पहले सोचा गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस ज्ञान को कैसे देखें। ये कोई कोरी कल्पना या पौराणिक कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक गहरी वैज्ञानिक विरासत है जिसे अब फिर से खोजा जा रहा है। तो फिर ये ज्ञान गुम कैसे हो गया? बदकिस्मती से सदियों तक इस गहरी वैज्ञानिक समझ को सिर्फ पौराणिक कथा मानकर खारिज कर दिया गया। इसके पीछे के गणित और खगोल विज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं की गई, और धीरे धीरे ये दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, बस हमारी नजरों से ओझल हो गया था। ये आज भी उन प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है,
बस इंतजार कर रहा है कि कोई इसे फिर से समझे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर समय को लेकर इतनी गहरी समझ मौजूद थी, तो सोचिए और कौन-कौन सा प्राचीन ज्ञान है जो बस फिर से खोजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है ना।